हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट टीचिंग एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। तो आज से जो है हम लोग एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें कि आप लोगों को यूपी टेट और सुपर टेट 2023 का प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो इसलिए जितने भी परीक्षार्थी हैं जो कि यूपी टेट या फिर सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं वो लोग आज ही इस चैनल से जुड़ जाएं। कुछ लोगों के मन में सवाल ये होगा कि यूपी टेट और सुपर टेट एक साथ तैयारी कैसे होगा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यूपी टेट का जितना सिलेबस में है सुपर टेट के 70% सिलेबस में वो चीज़ कॉमन है। तो इसलिए जितने भी लोग यूपी टेट का तैयारी करेंगे उसके साथ साथ सुपर टेट का भी तैयारी उनका होते रहेगा। तो इसलिए जितने भी लोग हैं चाहे वो यूपी टेट के हो गए सुपर टेट के हो गए वो लोग सारे लोग वीडियो को देख सकते हैं। तो अब आइए, अब ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने क्लास पे। और जितने भी लोग चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपके आगे आने वाले जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम हैं सबकी तैयारी करवाई जाएगी। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, और देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कई क्वेश्चन को देखेंगे। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन को बस देखते चलेंगे, एक क्वेश्चन में आप लोगों के जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन दिया है, हड़प्पा स्थलों में अब तक किस धातु की खोज नहीं हुई है। तो आपको इस पे ध्यान देना है कि खोज नहीं हुई है। तो चार ऑप्शन दिए, आप लोग चारों ऑप्शन पढ़िए। हड़प्पा स्थलों में अब तक किस धातु की खोज नहीं हुई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लोहा की खोज नहीं हुई है। तांबा, सोना, चांदी तीनों की खोज हुई है, जबकि लोहा का जो पहला प्रमाण है वो अतरंजी खेड़ा से मिलता है जो कि एटा जिले में पड़ता है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, किस उपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख है। तो देखिए हर क्वेश्चन में जो है इमेज लगाने का प्रयास किया गया है ताकि आप लोग जब भी क्वेश्चन कहीं भी देखेंगे तो आप लोग के माइंड में एक इमेज बनेगा। तो उससे क्या होगा कि आप लोग को कोई भी चीज़ें जल्दी तैयार होंगी। तो इतना मेहनत आप लोगों के लिए किया गया है, तो आप लोग भी ज़रूर सपोर्ट दिखाएं। तो बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो आसान क्वेश्चन है, ये है मुंडक उपनिषद में, जो सत्य में जयते का उल्लेख है वो है मुंडक उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर 3 है, पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन है। तो चार ऑप्शन दिए, आप लोग चारों ऑप्शन पढ़िए। यहाँ पे दिया है पृथ्वीराज विजय, आप लोग पृथ्वीराज रासो मत समझ लीजिएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है दोनों में। तो पृथ्वीराज विजय के जो लेखक है वो है जैनाका, और ये जो है एक संस्कृत महाकाव्य है। पृथ्वीराज विजय जो है संस्कृत महाकाव्य है और ये पृथ्वीराज तृतीय के जीवन पर आधारित है, जबकि जो चंद्रबरदाई द्वारा रचना किया गया था वो किया गया था पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो यह चंद्रबरदाई द्वारा रचना किया गया था, और ये जो है आपके पृथ्वीराज चौहान के जीवन पर आधारित है। तो जितनी भी कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं मैंने आप लोगों को बता दी, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल की राजभाषा थी। पाली, मगधी, प्राकृत या फिर संस्कृत। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कौन गुप्त काल की राजभाषा थी। तो ऑप्शन डी, ये थी संस्कृत, इसका सही उत्तर है। अब गुप्त काल की बात हुई तो आइए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम लोग जान लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी, तो वो की थी श्री गुप्त ने, गुप्त वंश की स्थापना की थी। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछ ले तो चंद्रगुप्त प्रथम थे। गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम थे, और चंद्रगुप्त प्रथम को ही महाराजा धीराज कहा गया था। और कई बार पूछता है कि किसने जो है 2 बार हुड़ों के आक्रमण को विफल किया था, तो वो किया था स्कंद गुप्त ने। तो ये गुप्त काल से संबंधित कुछ प्रमुख क्वेश्चन जो थे मैंने आप लोगों को बता दिए। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न दिया है क्वेश्चन नंबर 5, धर्मनिरपेक्षता में विश्वास के कारण निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक को उसकी मुस्लिम प्रजा द्वारा जगत गुरु के रूप में सम्मानित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा
ऑप्शन सी इब्राहिम आदिल शाह। ब्रिटिश भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने पर भारत का वायसराय कौन था? यानी जब कोलकाता से दिल्ली जब राजधानी को स्थानांतरित किया जा रहा था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये आप लोगों को बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ये जो इमेज है ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय की है। ये जो है 1910 से 1916 तक जो थे ये वायसराय के पद पे थे। ऑप्शन सी में दिया है लॉर्ड डलहौजी। तो इनके शासनकाल में क्या हुआ था? तो जो भारत की प्रथम रेलगाड़ी चली थी 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच, वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली थी। और ऑप्शन डी में दिया है लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो जो इन्होंने जो है 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किया था। और जो 1833 का चार्टर अधिनियम आया था वो भी इन्हीं के शासनकाल में आया था। तो आप लोग इन्हें भी ध्यान में रखिए। हो सकता है आपसे ये सब भी चीज़ें पूछ ली जाए एग्जाम में, तो इसीलिए जितनी भी चीज़ें हैं क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों को बताते चल रहा हूँ। क्वेश्चन 7 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समाचार पत्र राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित और संपादित किया गया था? तो आप लोग चारों ऑप्शन पढ़िए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, मिरातुल अखबार। और ये जो है फारसी भाषा में थी। और राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक भी कहते हैं। और राजा राम मोहन राय का ही एक और बहुत प्रमुख समाचार पत्र है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा गया है। वो कौन सा है? तो वो है संवाद कौमुदी, जो कि एक बंगाली साप्ताहिक समाचार पत्र था। और इन्होंने जो है 2 संगठनों की भी स्थापना की थी। एक की थी आत्मीय सभा जो कि 1815 में इन्होंने की थी। और दूसरा ब्रह्म समाज जो कि 1828 में की थी। तो इन्हें भी आप लोग ध्यान में रखिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुनाव लड़ने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए आप लोग ये मत समझ लीजिएगा कि ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में, ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स है। दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स है और एक जो है ब्रिटिश संसद के सदस्य। जो ब्रिटिश संसद के पहले सदस्य के रूप में चुने जाने वाले भारतीय थे वो थे दादा भाई नौरोजी। और इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और इन्होंने जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी। और इनके द्वारा जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत, धन निष्कासन का सिद्धांत भी दिया गया था। और जो ऑप्शन सी में फिरोज शाह मेहता दिया है, इन्होंने जो है एक प्रमुख समाचार पत्र जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, बॉम्बे क्रॉनिकल शुरू किया था जो कि अंग्रेजी भाषा में थी। और ऑप्शन बी में जो गोपाल कृष्ण गोखले दिया है, इन्होंने जो है 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया? तो चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। कब किया था? तो 1923 में। तो आप लोग ईयर भी याद जरूर रखिए, कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है? तो इजी क्वेश्चन है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी का ही एक प्रसिद्ध जो है ऑटोबायोग्राफी है, वो क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल था? तो चारों ऑप्शन आप लोग देखिए। तो कौन था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से ठीक पहले भारत का गवर्नर जनरल? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है ब्लू मून घटना घटित होती है। तो चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए और बताइए कब घटित होती है जो ब्लू मून घटना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जब दो पूर्णिमा एक महीने में एक कैलेंडर वर्ष में 3 बार दिखाई देते हैं। और ये जो है हर 2.5 साल पे होता है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसे स्थलीय ग्रह कहा जाता है? बुध, बृहस्पति, शनि या फिर अरुण। स्थलीय ग्रह यानी इनर प्लेनेट, इसे हम लोग इनर प्लेनेट के नाम से भी जानते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, बुध। देखिए बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये चारों जो हैं इनर प्लेनेट या स्थलीय ग्रह हैं। और जो यहाँ पे जो चारों हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये जो चारों हैं इसे आप लोग बाह्य ग्रह कह लीजिए या फिर गैसीय ग्रह या आउटर प्लेनेट। तो आप लोग इमेज के माध्यम से अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दिया है, मोह स्केल का प्रयोग किसको दर्शाने के लिए किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जो खनिजों की कठोरता की डिग्री जो होती है वो मोह स्केल से दर्शाया जाता है कि किस खनिज का जो कठोरता है वो कितना डिग्री है। ये सारे के सारे जो जितने दिए हैं ये सारे खनिज हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, बादलों वाली रातें साफ रातों की तुलना में अधिक गर्म होती हैं क्योंकि। तो इसका क्या कारण है? तो इसका जो करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन डी, यह स्थलीय विकिरण में बाधा के रूप में कार्य करता है। तो आइए हम लोग समझते हैं अच्छे से इस क्वेश्चन को कि बादल वाली रातें जो होती हैं वो साफ रातों की तुलना में अधिक गर्म क्यों होती हैं। तो देखिए जो गर्म हवा होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन जब बादल रहते हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकती है। तो इसलिए वह पृथ्वी द्वारा दी गई गर्मी को जो है वो परावर्तित कर देती है। इसलिए जो है जो साफ रातों की तुलना में बादलों वाली रातें जो हैं अधिक गर्म होती हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश कैस्पियन सागर की सीमा पर नहीं है? कौन सा देश नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, पोलैंड जो है वो कैस्पियन सागर की सीमा पर नहीं है। बाकी आप लोग इसमें से अच्छे से समझिए। देखिए इमेज में दिया है, जो रसिया है ये भी है कैस्पियन सी के बॉर्डर पे, अजरबैजान है, ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है और कजाकिस्तान है। तो ये जो 5 हैं ये सभी जो है कैस्पियन सागर की सीमा पर स्थित हैं। तो ऑप्शन में 3 ठो दिया हुआ था, रूस, ईरान और कजाकिस्तान, जबकि पोलैंड नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है पोलैंड। क्वेश्चन 17 दिया है, विषम की पहचान कीजिए, यानी कि आपको 3 जो है वो एक जैसे हैं, एक जो है अलग है, तो वही आप लोगों को बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो इसमें गल्फ स्ट्रीम जलधारा दिया है यह जो है विषम है, क्योंकि बेंगुएला, पेरू और कैनारी ये तीनों जो हैं ये ठंडी जलधारा है, जबकि गल्फ स्ट्रीम जो है यह गर्म जलधारा है। आइए अब हम लोग समझते हैं ठंड और गर्म जलधारा कौन सी हैं और किस महासागर में चलती हैं। तो जो रेड का ये साइन बनाया गया है, जो एरो है, ये जो है आपका गर्म जलधारा है, और जो ब्लू से बनाया गया है ये जो है आपका ठंडी जलधारा है। तो देखिए जो गल्फ स्ट्रीम यहाँ पे दिया हुआ है रेड कलर से, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन की जलधारा है और ये गर्म है। अलास्का की जलधारा गर्म है, फिर ब्राज़ील की जलधारा गर्म है जो कि साउथ अटलांटिक की है। देखिए ये नॉर्थ अटलांटिक है, ये साउथ अटलांटिक है, ये नॉर्थ पैसिफिक है, ये भी नॉर्थ पैसिफिक है, ये साउथ पैसिफिक है। तो आप लोग समझ गए होंगे। इमेज को बार बार देखेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बुशमैन जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं?
थोड़ा टाइपिंग एरर है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है, ये है ऑप्शन डी। ये पाई जाती हैं कालाहारी मरुस्थल में। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ये बोत्सवाना जो देश है वहाँ पे जो है कालाहारी मरुस्थल है। और जो अटाकामा मरुस्थल है इसकी क्या विशेषता है? तो ये विश्व की जो है ये सबसे गर्म मरुस्थल है। और ये कहाँ पे है? तो ये जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के चिली देश में है। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है, तो वो है अटाकामी। और कहाँ है? तो दक्षिण अमेरिका के चिली कंट्री में है। और जो गोबी मरुस्थल है ये कहाँ है? तो ये मंगोलिया में है। और यहाँ पे तो पेंटागोनिया दिया है, ये रेगिस्तान कहाँ पे है? तो ये भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? पहला सबसे बड़ा नदी बेसिन तो आप लोगों को पता है कि गंगा है। आप लोगों को इसमें दूसरा बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ये है गोदावरी। अब आइए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो हम लोगों को जाननी चाहिए। तो आप लोग बताइए, गोदावरी जो है वो पूर्व की ओर बहने वाली नदी है या पश्चिम की ओर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। पूर्व की ओर कौन कौन नदी बहती हैं? गंगा है, पेनगंगा, स्वर्णरेखा, कृष्णा, महानदी, ये सभी पूर्व की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। महानदी भी पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, कृष्णा भी। और पश्चिम की ओर नदी कौन बहती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो वो है नर्मदा, साबरमती, माही, ये सभी जो हैं पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, वह ऊर्जा जो पृथ्वी की सतह के नीचे संग्रहित ताप का उपयोग कर सकती है क्या कहलाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह है भूतापीय ऊर्जा। तो भूतापीय ऊर्जा आखिर बनता कैसे है? तो ये जो है वहाँ पे बनता है जहाँ पृथ्वी के नीचे कुछ गहराई पर गर्म चट्टानें होती हैं, वहाँ पे जो है भूतापीय ऊर्जा जो है बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, पूर्व मध्य रेलवे जोन मुख्यालय स्थित है। तो कहाँ स्थित है पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, हाजीपुर। कुछ प्रमुख रेलवे जोन है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, तो आप लोग जरूर उन्हें भी ध्यान में रखिए। अगर पूर्वी रेलवे का पूछे तो पूर्वी रेलवे का कहाँ पे है? तो ये आपके कोलकाता में है पूर्वी रेलवे का मुख्यालय। उत्तर मध्य रेलवे का कहाँ है? उत्तर मध्य रेलवे तो ये इलाहाबाद में है, प्रयागराज आप लोग कह लीजिए, इलाहाबाद या प्रयागराज। और उत्तर पूर्व रेलवे का कहाँ पे है? उत्तर पूर्व रेलवे तो ये आपके गोरखपुर में है। दक्षिणी रेलवे का कहाँ पे है? तो ये चेन्नई में है, दक्षिणी रेलवे का चेन्नई में है। और अगर आपसे पूछ लेता है कि दक्षिणी पूर्वी रेलवे का कहाँ पे है? दक्षिणी पूर्वी रेलवे तो ये बिलासपुर जो कि आपका मध्य प्रदेश में है, दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है बिलासपुर जो कि मध्य प्रदेश में है। और अगर मध्य रेलवे का पूछे तो मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है, मध्य रेलवे का मुख्यालय मुंबई में है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को बैक करके वापस देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा। देखिए, कोई भी चीज़ होता है पहली बार में नहीं तैयार होता, उसका बार बार जब भी आप रिवाइज करेंगे तो वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। कोई ये सोचे कि हम पहली बार या दूसरी बार या तीसरी बार में पढ़ के कोई चीज़ याद कर लें तो वो नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रच्छन्न बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऐसे कार्य में अधिक व्यक्तियों का नियोजन जो कम संख्या में व्यक्तियों द्वारा पूरा किया जा सकता है, उसे हम लोग प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो 23 नंबर का प्रश्न पूछा है, निर्मल ग्राम पुरस्कार किससे संबंधित है? स्वच्छता, वातावरण, बेरोजगारी या खाद्य उत्पादन?
तो आप लोगों को क्वेश्चन से ही पता चल रहा होगा कि निर्मल ग्राम पुरस्कार किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है स्वच्छता से। और जो है इसको कब शुरू किया गया था भारत सरकार द्वारा, तो ये शुरू किया गया था अक्टूबर 2003 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य था ग्राम को स्वच्छ और सुंदर बनाना। देखते हैं 24 नंबर का प्रश्न। 24 नंबर का प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 1995, 1996, 1997 या 1998? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ये शुरू की गई थी 1995 में। और इसे जो है अब हम लोग किस नाम से इसको किस में मिला दिया गया है, एमडीएम को, तो इसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में मर्ज कर दिया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न। 25 नंबर का प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो चारों ऑप्शन में जो 3 ऑप्शन है वो तो शामिल है लेकिन एक नहीं है, तो उसे ही आप लोगों को बताना है। गरीबी में कमी, रोजगार के अवसरों का विस्तार, लैंगिक असमानता में कमी या पूंजी बाजार को मजबूत करना। तो कौन शामिल नहीं है 11वीं पंचवर्षीय योजना में? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जो ऑप्शन डी दिया है, पूंजी बाजार को मजबूत करना। ये जो है 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है समावेशी विकास में शामिल नहीं है। बाकी गरीबी में कमी ये शामिल था, रोजगार के अवसरों का विस्तार ये भी था, लैंगिक असमानता में कमी ये भी था। और 11वीं पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक थी? तो ये 2007 से 2012 तक। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला 26 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी किसान क्रेडिट कार्ड के संचालन में शामिल नहीं है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर नाबार्ड? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नाबार्ड जो है वो किसान क्रेडिट कार्ड के संचालन में शामिल नहीं है। कई बार आपसे नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछता है, तो ये क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 12 जुलाई 1982 में। और अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात की जाए तो वो कौन है? तो जो साजी केवी हैं, थोड़ा नाम थोड़ा अलग है, साजी के वी कृष्णम वी, ये जो है वर्तमान अध्यक्ष है नाबार्ड के। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 27 नंबर का, औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1987, 1988, 1990 या 1992? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ये की गई थी 1987 में। अगला प्रश्न है, रेपो दर क्या है? तो चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए कि रेपो दर क्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। यह वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक जो है प्रतिभूतियों को आरबीआई को बेचकर उधार लेती है। यानी जब भी वाणिज्यिक बैंकों को धन की कमी होती है तो जो आरबीआई है उन्हें जो है पैसे उधार देता है। तो यही जो है रेपो दर है। और कई बार रिवर्स रेपो दर पूछता है, तो इसका विपरीत आप लोग कर लीजिए कि जब आरबीआई को धन की कमी होती है तो वो वाणिज्यिक बैंकों से जो पैसे उधार लेता है उन्हें ही हम लोग रिवर्स रेपो दर कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी संस्था बीमा क्षेत्र का नियमन करती है? सेबी, आईआरडीए या एफआईसीसीआई या इनमें से कोई भी नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1999 में। और यहाँ पे जो सेबी दिया है इसका स्थापना बहुत बार पूछा है एग्जाम में, तो इसका स्थापना हुआ था 1992 में, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है।
और इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है माधवीपुरी बिच, इसकी वर्तमान अध्यक्ष हैं। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है वो गलत है? दबाव का बैरोमीटर दिया है तो ये तो सही है। तापमान थर्मामीटर ये भी सही है। भूकंप सिस्मोग्राफ ये भी सही है। लेकिन जो आपेक्षिक घनत्व तरल दिया है ये गलत है। पायरोमेट्री नहीं होता है। आपेक्षिक घनत्व तरल का क्या होता है? तो ये हाइड्रोमीटर से जो है इसका जो है माप किया जाता है। और पायरोमेट्री से क्या होता है? जो यहाँ पे पायरोमेट्री दिया है तो इसे जो है हम लोग उच्च ताप जब मापते हैं, उच्च ताप का जब टेम्परेचर लेना होता है तो पायरोमेट्री या पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? शराब, पारा, ईथर या फिर पानी? कौन जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो पारा दिया है ये जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। और कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वो कौन सा धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है? तो वो पारा ही है। तो ये तो धातु है, और अगर क्वेश्चन पूछे कि वो कौन सा अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहता है, तो वो ब्रोमीन है। दोनों क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन होता है, तो आप लोग जरूर ध्यान में रखिए। और चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कमरे का टेम्परेचर कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है, कब बढ़ती है? तो चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए। सतह क्षेत्र में वृद्धि, तापमान में वृद्धि, नमी में कमी या उपरोक्त सभी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सतह क्षेत्र में वृद्धि होने पर, तापमान में वृद्धि होने पर या फिर नमी में कमी, तीनों चीज़ों होने पर जो है वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है? तो चारों ऑप्शन आप लोग देखिए, कौन सा जो है मैग्नीशियम का एक महत्वपूर्ण अयस्क है? तो ये है ऑप्शन सी, कार्नालाइट। क्वेश्चन नंबर 34 है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? सोना और चांदी, तांबा और चांदी, तांबा, जस्ता और चांदी या कॉपर, जिंक और निकेल? तो जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर है वो है कॉपर, जिंक और निकेल का। देखिए और कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर पीतल पूछे, पीतल किसका मिश्र धातु है? तो ये तांबा और जस्ता का होता है। तांबा और जस्ता का जो है पीतल है मिश्र धातु, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिए। और स्टेनलेस स्टील कई बार पूछा जाता है, स्टेनलेस स्टील, तो ये किसका है? स्टेनलेस स्टील, तो ये है क्रोमियम का, आयरन का और निकेल का। क्रोमियम, आयरन और निकेल ये स्टेनलेस स्टील का मिश्र धातु है। और देखिए कई बार परीक्षाओं में कांस्य से भी पूछा गया है कि कांस्य किसका, जो कांस्य है ये किसका मिश्र धातु है? तो ये है तांबा और टिन का। तांबा प्लस टिन का जो मिश्र धातु बनता है वो बनता है कांस्य। अब देखते हैं अगला प्रश्न। 35 नंबर का प्रश्न है, भारतीय वन्य जीवन के संदर्भ में उड़ने वाली लोमड़ी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, चमगादड़। क्वेश्चन नंबर 36 है, एमआरआई क्या है? तो ये क्या है एमआरआई? तो ये है ऑप्शन सी जो दिया है, चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संघ IAEA का मुख्यालय स्थित है? तो IAEA का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन। तो आपको बताना है इसका मुख्यालय कहाँ है?
तो इसका जो मुख्यालय है वो है वियना, ऑस्ट्रिया में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1957 में। अब देखिए कुछ प्रमुख जो हैं मुख्यालय हैं, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग नोट करते चलिए। न्यूयॉर्क में क्या है? तो न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है और इसका स्थापना कब हुआ था? तो 12 अक्टूबर 1945। लंदन में कौन सा मुख्यालय है? तो ये आईएमओ का मुख्यालय जो है वो लंदन में है। आईएमओ यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय लंदन में है। तो ये सब आप भी ध्यान में रखिए। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो आसान क्वेश्चन है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है, ये मनाया जाता है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद की स्मृति में। और कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को। और कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? तो ये थे रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शिकागो में 1893 में किसने जो है भारत के राष्ट्रीय एकता पर भाषण दिया था? तो वो भी स्वामी विवेकानंद जी ने। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कोणार्क उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ये देखिए इमेज जो है ये कोणार्क फेस्टिवल का इमेज है। तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है उड़ीसा से। और कोणार्क का सूर्य मंदिर ये कहाँ है? ये भी उड़ीसा में है। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए चलते हैं 40 नंबर के प्रश्न पे। तो 40 नंबर का प्रश्न है कि भारत के लिए 2022 तक, ये थोड़ा पीछे का करंट हो गया, फिर भी आप लोगों को आंसर मैं बता देता हूँ। भारत के लिए 2022 तक अक्षय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य क्या था? ये क्वेश्चन हो गया है। तो ये था 175 गीगावाट। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो चारों ऑप्शन आप लोग देखिए, जो कौन सा अनुच्छेद है वो धन विधेयक को परिभाषित करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 110। और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि जो राज्यसभा है वो धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे ए में अनुच्छेद 56 दिया है, तो ये क्या है? तो ये जो है राष्ट्रपति के पद अवधि की बात करता है। अनुच्छेद 72 में क्या है? तो राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति जो है अनुच्छेद 72 में है। और कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया ये किस आर्टिकल में दिया है? तो इसे भी आप लोग क्वेश्चन में ज़रूर कमेंट करके बताएं। देखते हैं 42 नंबर का प्रश्न। 42 नंबर का प्रश्न है राज्य में विधान परिषद को किसके द्वारा समाप्त किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये किया जा सकता है संसद द्वारा समाप्त। और जो विधान परिषद है ये किस आर्टिकल में है? तो ये 169 आर्टिकल में जो है विधान परिषद की बात की गई है। 168 में आपका विधान मंडल है और 170 में विधानसभा है। चलिए चलते हैं 43 नंबर के प्रश्न पे। 43 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, यह है 86वां संविधान संशोधन 2002 में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया और इसमें आर्टिकल 21A जोड़ा गया। तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिए। चौवालीस नंबर का प्रश्न है नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ये है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 1 में क्या है? तो ये है कि भारत राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 5 में क्या है? तो अनुच्छेद 5 में नागरिकता की बात की गई है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य है? तो चारों ऑप्शन आप लोग पढ़िए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन डी, देश की रक्षा करना और आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रीय सेवाएं प्रदान करना। देखिए यहाँ पे इमेज लगा हुआ है, जो प्रमुख मौलिक कर्तव्य हैं यहाँ पे दिए गए हैं। तो आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिएगा इन्हें, बस सरसरी निगाह से एक बार। और मौलिक कर्तव्य किस आर्टिकल में है? तो ये है आर्टिकल 51A में। और मौलिक कर्तव्य यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये रसिया के संविधान से लिया गया है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 46 नंबर का प्रश्न है, भारत में मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों की तर्कसंगतता कौन तय करता है? संसद, न्यायालय या अध्यक्ष या प्रधानमंत्री? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, जो न्यायालय हैं ये मौलिक अधिकारों पर लगाए गए प्रतिबंधों की तर्कसंगतता तय करते हैं। और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। और अगर आपसे पूछे जब संविधान बना था उस समय कितने थे? तो उस समय 7 थे। बाद में जो 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया था, उसके तहत जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया था। तो उसके बाद 6 जो हैं आपके मौलिक अधिकार बचे थे। वो 6 कौन से हैं? एक आपका समानता का अधिकार है जो कि आर्टिकल 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 19 से 22 है। फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार है आर्टिकल 23 से 24 है। फिर उसके बाद आपका चौथा जो है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है आर्टिकल 25 से 28। पांचवा है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 29 से 30। और फिर लास्ट आपका है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि आर्टिकल 32 में है। क्वेश्चन 47 है, लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 35 वर्ष? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 25 वर्ष। लोकसभा या फिर विधानसभा इन दोनों के लिए जो है आयु वो 25 वर्ष है। जो ऑप्शन डी में 35 वर्ष दिया है ये किन के लिए न्यूनतम आयु सीमा है? तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए जो है ये न्यूनतम आयु सीमा है। अब देखते हैं 48 नंबर का प्रश्न। 48 नंबर का प्रश्न पूछा गया है कि नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री। अब देखते हैं आज का अपना सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 49 नंबर का क्वेश्चन। 49 नंबर का क्वेश्चन है, एक व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो किया जा सकता है 6 महीनों के लिए। तो उसे जो है 6 महीनों के अंदर जो है संसद का सदस्य बनना अनिवार्य है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, ये है गुजरात में। और किस नदी पे है? तो ये नर्मदा नदी पे है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 182 मीटर। ये आप लोग ज़रूर ध्यान में रखिए, इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है आपको जो मेरे द्वारा प्रयास किया गया है वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।